हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे 9th क्लास के एक सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर से सॉल्व किए थे। ठीक है, उसमें का हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, सब्जेक्टिव का लघु उत्तरीय कराए थे, दीर्घ उत्तरीय कराना बाकी है। ठीक है, तो लर्न विथ कवि 26 मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो वो 74 79 56 0181 पे साझा कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर्स। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराना बाकी है। तो प्रश्न संख्या 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से प्रत्येक से 1 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि 4 सब्जेक्ट उठाया गया है और चारों में से एक प्रश्न को टच करना है। ये नहीं कि एक विषय से 2 प्रश्न दे दिए और कोई विषय से एक भी प्रश्न नहीं दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले है हिस्ट्री, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हो रहा है, 20 तक करा चुके हैं, 21 से करा रहे हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना करें। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1757 से लेकर के 1783 के बीच हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसका उत्तर कैसे लिखाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 के बीच हुई। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। ठीक है, कारण है ना पूछ रहा है। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण लिखना है। तो इसके कारण यहाँ है, नंबर 1 है अनुचित कर नीति। ठीक है, अनुचित कर नीति कहने का मतलब हुआ कि ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट और चाय कर जैसे अनेक कर लगाए। ठीक है, अनुचित कर है। क्यों, कैसे? क्योंकि ये जो अमेरिका जो था ब्रिटेन के गुलाम था। ठीक है, अमेरिका जो था वो ब्रिटेन के गुलाम था, तभी ना ब्रिटेन के गुलाम था तो आज़ाद होने के लिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो वही बात है कि ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेश पर, उपनिवेश कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ के रहने का स्थान, निवेश। ठीक है, जब कोई अधिकार करता है किसी दूसरे देश पर तो हक जमाता है तो वो अपना उपनिवेश बनाता है। उस पर क्या क्या लगाया था? स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट और चाय कर। तो स्टाम्प एक्ट क्या था? स्टाम्प एक्ट क्या था आखिर, इसको तो समझना जरूरी है ना। तो स्टाम्प एक्ट क्या था? ये था, जो स्टाम्प एक्ट जो था ये दस्तावेज अथवा क्या था, दस्तावेज या कागज पर जो टैक्स लगाया जाता था वो था। ठीक है, और शुगर एक्ट क्या था? चीनी पर टैक्स लगाया था। कौन? ब्रिटेन लगाया था अमेरिकी उपनिवेश पर। ठीक है, तो कागज पर स्टाम्प पर टैक्स लगाया था, शुगर पर टैक्स लगाया था और चाय यानी पेय पदार्थ जो है चाय हम लोग पीते हैं उस पर टैक्स लगाया था। ठीक है, जैसे अनेक कर लगाए, जबकि उपनिवेशों का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, जो अमेरिकी के लोग था या इसका संसद था, जो अमेरिका के लोग था तो संसद में इसका कोई सुनवाई नहीं किया जाता था। ठीक है, वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाता था। इसीलिए इन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किसने दिया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया गया था, अमेरिका वालों ने नारा लगाया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, जब हम संसद में अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं तो हम टैक्स क्यों देंगे, इसीलिए हुआ था। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण हो जाएगा ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप। तो ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप, अमेरिका जो था अपने आप में एक देश था, लेकिन जब ब्रिटेन शासन किया उस पर तो वो अपना क्या किया, अपना शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों के व्यापार, उद्योग और प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। ठीक है, अमेरिका को जब उपनिवेश बनाया ब्रिटिश सरकार ने तो वहाँ पर अपना क्या किया, अपना व्यापार स्थापित करने लगा, वो अपना उद्योग स्थापित किया, प्रशासन अपना कार्रवाई, वहाँ प्रशासनिक हिसाब से वो अपना कार्रवाई करता था। जो भी प्रशासन कार्रवाई था अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। इससे उपनिवेशवासी असंतुष्ट हो गए। ठीक है, अमेरिका वालों ने जो था, जिसको उपनिवेश बनाया था वो लोग असंतुष्ट थे। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता की भावना। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता की भावना में क्या हो जाएगा, जॉन लॉक जैसे विचारकों के विचारों तथा प्रबोधन आंदोलन से प्रभावित होकर अमेरिकी जनता स्वतंत्रता और समान अधिकार चाहती थी। ठीक है, इस कारण के फलस्वरूप 1776 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा और अंततः 1783 में ब्रिटेन ने उसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो यह है इसका उत्तर 21 के। 22 नंबर प्रश्न समझेंगे। भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें, इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो भौगोलिक खोज, ठीक है, भौगोलिक खोज। यहाँ देखिए मैप के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जैसे ये मान के चलिए कि पूरा विश्व है, तो विश्व में जैसे एक देश से दूसरे देश का खोज किया जा रहा है। जैसे यहाँ से पुर्तगाल से, जैसे पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत को खोजा था, फिर से वो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के खोज किया था। तो इसी तरह से क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश समुद्री मार्ग से पहुंचा गया, ठीक है। तो जब जिस चीज़ के जानकारी नहीं हुई थी तो उस चीज़ को खोजा गया। जैसे इसमें एक देश से दूसरे देश के खोज किया गया, प्लस में जो अब एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जाने के लिए कंपास का खोज किया गया। उस आंसर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें, इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोजों के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। जैसे नई समुद्री मार्गों की खोज हुई तो देखिए यहाँ से, जैसे ये यूरोप है तो यूरोप से जैसे अमेरिका गया, फिर से दक्षिण अमेरिका गया, फिर से अफ्रीका पहुंचा गया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इस तरह से नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। यूरोपीय देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। कहने का मतलब हुआ कि जब यूरोप से एशिया आया गया तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विस्तार कैसे हुआ, तो इसमें देखेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। जैसे कहने का मतलब हुआ कि जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर गया तो वो व्यापार के ही माध्यम से गया, लेकिन देखा कि वो काफी विकसित देश है तो उस पर क्या किया, अपना अधिकार जमाने लगा, उसको अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है। और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। कहने का मतलब हुआ साम्राज्यवाद मतलब वो अपना अधिकार उस पर स्थापित करने लगा, ठीक है। 4 नंबर है कि विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। जैसे इसके कहने का मतलब हुआ कि जब एक देश से दूसरे देश इंसान जाता है तो वो वहाँ अपना वो वेशभूषा अपनाता है। तो वहाँ जब वो एक देश से दूसरे देश में गया तो वो अपना वेशभूषा अपना रहे, तो देखा देखी वहाँ के लोग भी उसके संस्कृति को अपनाने लगते हैं। तो यही बात है। 5 नंबर है कि विज्ञान, नौवहन और मानचित्र निर्माण का विकास हुआ, ठीक है। विज्ञान का निर्माण हुआ, नौवहन यानी एक नाव का संचालन किया गया एक देश से दूसरे देश पहुंचने के लिए। मानचित्र का निर्माण किया गया, जैसे अमेरिका की ही खोज किया गया तो उस टाइम अमेरिका के चित्र नहीं बनाया गया था, मैप नहीं बनाया गया था, तो उसका निर्माण किया गया। यही बात कर रहा है। 6 नंबर है विश्व व्यापार का विस्तार हुआ। विश्व व्यापार का विस्तार हुआ, जैसे एक देश से दूसरे देश के व्यापार का विस्तार हुआ, लेकिन उपनिवेशों का आर्थिक शोषण भी बढ़ा। जैसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार हुआ तो जो देश कमजोर था उसका क्या किया गया, बहुत आर्थिक शोषण किया गया, ठीक है। उसको अपना उपनिवेश बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न में है, देखिए इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका तो खोज किया गया है, खोजों के परिणाम का वर्णन किया गया ये सब। अब इसका प्रभाव देखेंगे। तब विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। विश्व पर प्रभाव पड़ा, भौगोलिक खोजों ने विश्व को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जब एक देश दूसरे देश से क्या किया गया, जुड़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है। परंतु कई देशों को उपनिवेश बनाकर उनका शोषण भी किया गया, ठीक है। उपनिवेशवाद, तो उपनिवेशवाद में क्या होता था, किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे देश या क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर उसके संसाधन, अर्थव्यवस्था और शासन का अपने हित में उपयोग करने की नीति को उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। उपनिवेशवाद बनाया गया। साम्राज्यवाद बनाया गया, यानी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर अधिकार स्थापित कर उनका शोषण करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ये 22 नंबर के। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। 23 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो लोकतंत्र की कौन कौन सा विशेषता हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भागीदारी पर आधारित शासन व्यवस्था है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है, लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, ये सही बात है। जहाँ लोकतांत्रिक राज्य है वहाँ पर जनता के बातों को माना जाता है, जनता के हिसाब से ही सरकार चलती है, ठीक है। जनता ही सरकार को चुनती है, इसीलिए है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। नंबर 2 है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, ठीक है। नंबर 3 है सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। सभी नागरिकों को यानी अमीर गरीब जो भी है सबको समान अधिकार प्राप्त है। कानून का शासन लागू होता है,
ठीक है। अभिव्यक्ति, धर्म और विचार की स्वतंत्रता होती है। तो अभिव्यक्ति, एक यहाँ शब्द आया है अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति के क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपने विचार या अपना भावना या मन की बात, ठीक है। तो अभिव्यक्ति यानी अपने विचार या अपनी भावना या मन की बात, ठीक है। अभिव्यक्ति, धर्म और विचार की स्वतंत्रता होती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। जहाँ सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है ना, इस जनता के हिसाब से सरकार अपना काम करती है। बहुदलीय व्यवस्था एवं विपक्ष का सम्मान किया जाता है। अब बहुदलीय व्यवस्था, इसके मतलब क्या होता है? तो बहुदलीय व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो वो बहुदलीय व्यवस्था होता है, ठीक है। एवं विपक्ष का सम्मान किया जाता है। तो ये रहा 23 नंबर का आंसर। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों को बताएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इसको शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो समझेंगे इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों को बताएं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो है लोगो है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, उद्देश्य ही लिखना है। तो नंबर 1 है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसके कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई युद्ध चल रहा है, जैसे अभी फिलहाल ही में चल रहा था यूक्रेन और रसिया का युद्ध, ठीक है। तो लगभग 2.5-3 साल तक चला, अभी भी चल ही रहा है, कभी कभार चल रहा है। तो क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। जहाँ अशांति है उसको शांति बनाएगा कौन? तो यूएनओ। यूएनओ के माध्यम से ही वहाँ शांति स्थापित किया जाएगा। इसमें 193 देश शामिल है, ठीक है। यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 देश शामिल है। और जब 193 देश में अगर युद्ध होगा तो 193 देश को शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा कौन? तो यूएनओ, ठीक है। नंबर 2 है देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, ठीक है। जब दो देशों के बीच युद्ध होगा तो वहाँ मैत्रीपूर्ण यानी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, इंटरनेशनल लेवल पे कोई युद्ध चल रहा है तो उसको शांतिपूर्ण समाधान निकालेगा कौन? तो यूएनओ, ठीक है। मानव अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई व्यक्ति है जिस पर किसी प्रकार के कोई आरोप है तो वो भी वहां से मदद ले सकता है, ठीक है। यह साफ लिखा है कि मानव अधिकारों की रक्षा करता है। नंबर 5 है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। तो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को क्या करेगा? ये बढ़ावा देगा, ठीक है। नंबर 6 है गरीबी एवं विकासशील देशों की सहायता करेगा। जो देश गरीब है या जो विकासशील नहीं है तो उसको ये सहायता करेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, सहयोग और विकास स्थापित करना है। यूएनओ का उद्देश्य ही है क्या? विश्व में शांति स्थापित करना, जो गरीब है उसको सहयोग स्थापित करना, ठीक है। तो ये रहा 24 नंबर के आंसर। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो मानव संसाधन यहाँ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश के लोगों से है, ठीक है। मानव संसाधन क्या? अब आप लोग सोचेंगे कि मानव संसाधन कैसे हो सकता है? तो मानव संसाधन है क्योंकि वो हर एक रूप में काम करता है, ठीक है। तो मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश के लोगों से है जो अपने ज्ञान, कौशल, श्रम और क्षमता के द्वारा उत्पादन तथा विकास में योगदान करते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कि मानव संसाधन कैसे है। मानव को ज्ञान प्राप्त होता है, मानव के पास अनेक प्रकार के ज्ञान है, उसके पास अनेक प्रकार के कौशल है, ठीक है। उसके पास श्रम है, एक लेबर है तो उसके पास हार्ड श्रम, परिश्रम करने की क्षमता है, ठीक है। और श्रम और क्षमता के द्वारा उत्पादन तथा विकास में योगदान देते हैं। किसी देश की जनसंख्या तभी मानव संसाधन कहलाती है। कब? किसी देश की जनसंख्या तभी मानव संसाधन कहलाती है जब वह कार्य करने और विकास में भाग लेने में सक्षम है, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई पागल बौरा है जिसका बॉडी ही काम नहीं करता है तो वो मानव संसाधन कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि किसी देश की जनसंख्या तभी मानव संसाधन कहलाती है जब वह कार्य करने और विकास में भाग लेने में सक्षम हो, ठीक है। मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाने के उपाय है। अब कैसे करेंगे? मानव संसाधन को मानव पूंजी कैसे बनाएंगे? तो यहाँ है, देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अब ये नहीं कि अनावश्यक शिक्षा प्रदान करेंगे। अभी जैसे एआई का ज़्यादा
महत्व है। तो क्या करेंगे, मानव को एआई सिखाने पर बल देंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, जिसकी जरूरत है वैसा शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो कार्य कैसे करेगा, वो संसाधन कैसे बन पाएगा। ठीक है, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, टेक्निकल से रिलेटेड है उसको से प्रशिक्षण देंगे, यानी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देंगे। बिना ट्रेनिंग के कैसे वो सीख पाएगा कोई चीज़। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब ये नहीं कि व्यक्ति के पास स्किल है उसको रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराने हैं, तो वो कहाँ से संसाधन कर पाएगा, वो श्रम कहाँ से कर पाएगा। ठीक है, तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। पोषण और कौशल विकास पर ध्यान देना, पोषण और कौशल विकास पर ध्यान देना, यानी उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उसके स्किल पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये सब माध्यम से मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाया जाता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के साधनों में संगठन एवं उद्यम की भूमिका का उल्लेख करें। तो उत्पादन के साधन में संगठन एवं उद्यम, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और उद्यम यानी इंटरप्राइज। ठीक है, तो उत्पादन के साधन में संगठन एवं उद्यम की भूमिका का उल्लेख करें। इसका हो जाएगा, संगठन एवं उद्यम उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। नंबर 1 है, कैसे देखेंगे, भूमि, श्रम और पूंजी का उचित समन्वय करता है, उत्पादन की योजना बनाता है, जोखिम उठाता है, नई तकनीकी और नवाचार अपनाता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है, उत्पादन और लाभ में वृद्धि करता है। संगठन और उद्यम के बिना उत्पादन प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा 26 नंबर के आंसर। 27 नंबर देखेंगे प्रश्न, ज्योग्राफी यानी भूगोल। भारत का अंशासीय एवं देशांतरीय विस्तार का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। तो देखेंगे, पहले समझेंगे कि अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं, देशांतरीय विस्तार किसे कहते हैं। तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड, अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर से किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण दिशा में कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसे डिग्री में मापा जाता है, अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। और देशांतर क्या होता है, तो देशांतर होता है लॉन्गिट्यूड, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन से किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम दिशा में कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। इसे भी डिग्री में ही मापा जाता है, यानी अक्षांश और देशांतर दोनों को डिग्री में मापा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अब देखेंगे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो समय पर प्रभाव, भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग के स्थानीय समय में। कहने का मतलब हुआ कि अगर पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए टाइम, तो 2 घंटे का अंतर आता है। पूरे देश में समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का आधार बनाया गया है। इसी कारण पूरे भारत में एक ही मानक समय लागू होता है। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे, यहाँ फिगर में दिखाए हैं। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता का वर्णन करें। तो उत्तर के विशाल मैदान यानी ये है भारत का मैप। तो देखिए, जो ये ग्रीन में है 1 2 3 करके, यही है उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, यहाँ समझेंगे उत्तर के विशाल मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान कैसे बना है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है तो ये देखेंगे। इसके मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, कौन कौन है। नंबर 1 है, यह अत्यंत समतल एवं उपजाऊ मैदान है। समतल कहने का मतलब है कि सपाट, ठीक है, उछाल नहीं, बराबर है। अत्यंत समतल एवं उपजाऊ मैदान है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी की ही अधिकता है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ उपजाऊ अधिक है। गंगा जी और नदी जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की पानी है और उपजाऊ मैदान है, पहाड़ी एरिया नहीं है, तो यहाँ जनसंख्या तो होगा ही अधिक। तो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये भी होगा। जब 3 नदी है तो सिंचाई के सुविधा तो बिल्कुल ही उपलब्ध रहेगा। सड़क एवं रेल परिवहन का अच्छा विकास हुआ है। ठीक है, गेहूं, धान, गन्ना आदि फसलों का अधिक उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी है।
ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है तो इस पर गेहूँ, धान और गन्ना के उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। उत्तर के विशाल मैदान भारत के सबसे उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब ये 1, 2, 3 जो नंबर दिया है, तो नंबर 1 जो है वो पंजाब प्लेन्स है, ठीक है। नंबर 2 गंगा प्लेन्स और नंबर 3 जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। इसको दर्शाया गया है। तो आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।